नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर और उनकी सरकार पर कई मसलों को लेकर हमला किया और साथ ही चुनौती भी दी कि बिना हिंसा के चुनाव कराए तो जमानत होगी जब्त। वहीं महिलाओं से भी आह्वान किया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ममता दीदी के द्वारा जो बयान दिए गए थे, सिंदूर के अपमान का बदला चुनावों में ले। आज करेंगे इसी पर चर्चा भी। भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के विभिन्न देशों के जो दौरे हो रहे हैं उनको लेकर भी क्या है अपडेट्स बताएंगे आपको, और मौसम की भी देंगे जानकारी और दिन भर की सारी खबरें होंगी साथ में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल के दौरे पर टीएमसी सरकार पर गरजे अमित शाह। कहा, टीएमसी ने बनाया बंगाल को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। 2026 के चुनाव को सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्र सुरक्षा का बताया सवाल। आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत होता भारत का ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया दौरे पर वैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन के सदस्यों के पाकिस्तान के आर्थिक हालात और दोहरे चरित्र पर उठाया सवाल। स्पेन, ब्रिटेन, ब्राजील पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी मिल रहा व्यापक समर्थन। कल से शुरू होने वाले 81वें IATA सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में करेंगे शिरकत। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEOs और नीति निर्माता होंगे शामिल। सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क पर होगी चर्चा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत की खबर। जीडीपी के बाद जीएसटी कलेक्शन में भी उछाल दर्ज। मई में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए के पार। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। गृह मंत्री ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। कहा, मदद के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह खड़ी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो विडंबना की तस्वीर प्रस्तुत करता है। कैसे? संस्कृति और साहित्य में अत्यंत समृद्ध है ये, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में खूनी हिंसा के लिए प्रसिद्ध। ममता सरकार के राज में हिंसा के साथ साथ तुष्टीकरण, कुप्रशासन, विकास की कमी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी पर हमलावर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 का चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष संगठनात्मक बैठक में संबोधन के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की महान भूमि को टीएमसी सरकार ने विस्फोट और हिंदुओं के साथ अनैतिकता की भूमि में बदल कर रख दिया है। माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। गृह मंत्री ने चुनावी हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पूरी तरह राज्य प्रायोजित थी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए, हम नहीं बुलाएंगे,
क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर ममता और उनकी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि जब भारतीय सेना ने हमले का बदला लिया तो ममता और उनके नेताओं ने फर्जी टिप्पणियां कर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोगों से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से आजादी के लिए 2026 में भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़। जय जय श्री राम। और इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में इससे महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे। और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून का साथ देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। तो देश की न्याय प्रणाली को और अधिक गति देगी ये फोरेंसिक प्रयोगशाला, जिसको लेकर केंद्र सरकार गंभीरता से काम करते हुए कदम भी बढ़ा रही है। लेकिन आज का हमारा विशेष जुड़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति से, जो कहता है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह की हुंकार, ममता के कुप्रशासन पर प्रहार।
चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारती घोष जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ प्रकाश चंडालिया भी जुड़े हैं जो राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक हैं, और साथ ही टीएमसी के नेता सोफिया खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगी। सोफिया जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीएमसी पर हमला किया जाता है और टीएमसी कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में नजर आती है, क्योंकि इसको तमाम चीज़ों को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन मैं पहला सवाल आपसे कुछ हटकर करना चाहूँगी, क्योंकि 3 दिन पहले 29 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक खबर आई थी। मामला आप भी जानते होंगी, जहां 4 टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शेख जमीर हुसैन को जो उनको बेल दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। खबर सबके सामने है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल मैं उससे शुरू करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घृणित अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। आरोपी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। क्या टीएमसी की जवाबदेही नहीं बनती ऐसे मामलों पर? क्योंकि यहाँ राजनीति की बात नहीं है, राजनीतिक हिंसा हुई थी, लेकिन कानून की अदालत में सवाल टीएमसी पर खड़े हो रहे हैं। सोफिया जी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि उच्च न्यायपालिका के हम सब उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं। तो उच्च न्यायपालिका ने अगर कहा है तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार, ममता सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि अगर तो किस तरीके से हुई है, कहाँ उस पर संशोधन किया जाएगा। यही किसी भी राज्य या किसी भी देश के सत्ताधारी को ये चीज को मानना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें, जो चीजें घटी वो बिल्कुल अप्रिय थी। हम लोगों ने बार बार डिबेट में आकर कहा है, जितने भी टीएमसी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि जो चीजें भी हुई, जो चीजें घटी वो बिल्कुल सही नहीं थी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल गृह मंत्री के ऊपर भी उठते थे। जैसे कि अगर हम मुर्शिदाबाद या उसके आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो जनता को ये बता दें कि मुर्शिदाबाद बंगाल का वो इलाका आता है जहां पर जो बॉर्डर क्षेत्र है, जहां पर बांग्लादेश से वो सटा हुआ है और बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उस इलाकों में होती आई है। और मुर्शिदाबाद के केस में भी ये देखा गया है कि काफी हद तक जो वहां पर घुसपैठिए थे उन्होंने इस चीजों को अंजाम दिया। देखिए, यहाँ पर मैं इस बात के लिए नहीं आई हूँ कि यहाँ पर हम आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर हम बात करें। देखिए, गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं और कहीं ना कहीं हमें ये आशा है, पूरे देशवासियों को ये आशा है कि जो लोग भी सत्ते पर हैं, खासकर केंद्र सरकार में जो लोग भी हैं, वो बिना पक्षपात के, अगर यहाँ पर विपक्ष है, यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो हम उसको दोहरे चश्मे से देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल की ने अगर टीएमसी को चुना है तो इस चीज को भाजपा को मान लेना चाहिए। भाजपा को बंगाल के जनता के साथ किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए और कुछ चीजों में राजनीति अगर ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि देश में जहां पर भी दंगे होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं, अगर बंगाल के भी किसी क्षेत्र में हुआ, बहुत ही अप्रिय, बहुत ही दुखद घटना से लोगों को गुजरना पड़ा, नो डाउट। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खासकर केंद्र सरकार, अगर कोऑपरेट करके इस चीजों को राजनीतिक रंग ना देकर अगर बैठकर मिलजुल कर बात की जाती कि आगे आने वाले, देखिए, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका उसे हम शायद नहीं रोक सकते, लेकिन इतिहास फिर से ना दोहराया जाए, फिर से किसी भी क्षेत्र में, बंगाल हो या देश का कोई हिस्सा हो, ये चीजें ना हो। ये मुझे लगता है गृह मंत्री को सोफिया जी, ये सुन के अच्छा लगा कि टीएमसी के एक नेता कम से कम ये तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहा है, ये जो सहयोग है यही क्यों नहीं हो पा रहा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, लेकिन एक सवाल ये जरूर समझना चाहूंगी कि जब सीबीआई आपके दरवाजे पर आती है तो आप सीबीआई के दरवाजे बंद कर देते हैं। वहीं आप कह रही हैं कि राज्य सरकार को सहयोग करना, केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। किस तरह का सहयोग कि अगर गृह मंत्रालय कहता है कि बीएसएफ को भेज देते हैं मुर्शिदाबाद में और आप मना कर देते हैं, अगर वो कहते हैं सीबीआई को आगे जांच करने दीजिए, कम से कम जांच से सच झूठ क्या है वो तो सामने आ जाए, आप मना कर देते हैं, किस तरह के सहयोग की अपेक्षा की जा रही है? क्या मात्र पैसों के लिहाज से कि योजना के लिए पैसा भेज दें?
जरा इसको परिभाषित करें प्लीज। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि गृह मंत्री बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर बीएसएफ को वो भेजते हैं और यहाँ सुनाए। बीएसएफ के लिए नहीं, बीएसएफ के लिए जगह मांगी गई थी, बीएसएफ के लिए जगह मांगी गई थी, जगह नहीं दी गई थी, यही बात कही गई आज गृह मंत्री के द्वारा जी। उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए अगर ऐसा होता, अगर वाकई में ऐसा होता कि केंद्र सरकार ने कोई नियम कानून लागू करने की कोशिश की और राज्य सरकार ने नहीं माना, तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में कानूनी चीजों को नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास ही जाती हूँ, भारती घोष भी है हमारे साथ। ठीक, सोफिया जी आपने अपनी बात रखी। भारती जी आपसे बात करना चाहूंगी अभी सवाल आप ही के लिए, क्योंकि ये आरोप तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगातार ही लगाए जाते हैं कि भाई हमारे साथ सहयोग नहीं किया जा रहा, जो योजनाएं हैं उनके लिए राज्य का जो पैसा बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप तो लगता ही रहता है बार बार। राज्य सरकार की नाराजगी है आपके साथ। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज माननीय गृह मंत्री जी ने सबके सामने कहा कि मुर्शिदाबाद में जब दंगा हो रहे थे तब बार बार गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को बोला कि हम बीएसएफ भेज देते हैं। ये जो सहयोगिता का बात कर रहे हैं हमारे टीएमसी का सम्मानीय प्रवक्ता जी, उनके इंफॉर्मेशन के लिए हम बताएं कि आज माननीय गृह मंत्री सभी का सामने ये बताया कि बार बार गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट किया गया राज्य सरकार को कि हम आपके वहां बीएसएफ भेज देते हैं क्योंकि वायलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इनकार करते रहा। फाइनली हम कोर्ट जाना पड़ा कि हाँ, कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट के भी बारे में ये हम बताएं कि डिवीजन बेंच जो है जस्टिस सौमेन सेन एंड जस्टिस राजा बासु चौधरी ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाया। वो कमेटी में कोई बीजेपी नहीं था, कोई अपोजिशन नहीं था, वो था सौगाता चक्रवर्ती, रजिस्टर वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस, जोगिंदर सिंह जी, रजिस्टर लॉ ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और सत्ताराम घोषाल जी, मेंबर सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल लीगल सर्विस। इन्होंने जाके जो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट में क्लियर 2 चीज लिखा हुआ था जो हम यहाँ बताने के लिए मजबूर हों, क्योंकि हमारे टीएमसी का प्रवक्ता जी ने बोला कि इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए, दंगे का भीतर में राजनीति नहीं आना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट में सीधा उन्होंने 3 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि टीएमसी काउंसिलर अपने मिसक्रिएंट के साथ वहां गए और दंगा बधा दिया, ऑर्केस्ट्रेशन जी। और ये सबके सामने भी है जी, ये सारे तथ्य हैं भारती जी जो सबके सामने भी हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार की और राज्य सरकार की पार्टी के नेताओं की संलिप्तता भी इसमें पाई गई, स्थानीय नेताओं की। बीएसएफ को भेजना चाहती थी सरकार, नहीं भेजा गया। बाढ़ लगाने के लिए जमीन मांगी गई, जमीन नहीं दी गई। राज्य सरकार के साथ सहयोग पर तो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जी बताइए। और एक बात है, ये बात है कि जब दंगा होता है पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस का होता है। तो इस रिपोर्ट में लिखा गया दैट स्टेट पुलिस कंप्लीटली इनएक्टिव एंड एब्सेंट। बार बार फोन करने का बावजूद भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो राज्य सरकार का भूमिका क्या हो सकता है? बीएसएफ नहीं भेजेंगे, पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, हम उल्टा सीधा बोलेंगे, तो सहयोगिता का प्रश्न कहां से आएगा और कैसे होगा? अब बताएं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस वजह से सोफिया जी सवाल उठ रहा था कि राज्य सरकार की निष्क्रियता को लेकर अदालतें भी अगर सवाल उठा रही हैं तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़े हुए हैं। चंडालिया जी, आप तो लंबे समय से पश्चिम बंगाल के इस बदलते स्वरूप को देख रहे हैं। बदला इस कदर नहीं है कि भाई पहले लेफ्टिस्ट थे तो उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, लेकिन वो जो हिंसा थी वो उसी तरह बनी रही। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं कि राजनीति को दरकिनार रखते हुए एक आम व्यक्ति, एक आम जन की नजर से अगर हम पश्चिम बंगाल की तस्वीर को देखते हैं, तो जब भाजपा ये कहती है कि भाई 2026 में भाजपा बनाएगी सरकार, तो ऐसी कौन सी तस्वीर है जो बदलनी जरूरी है पश्चिम बंगाल की, जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार के लिए भी सोचने का वक्त है? ममता जी, बंगाल का ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से 34 वर्ष वामपंथियों के और 14 वर्ष ममता बनर्जी की सरकार के शासन में केंद्र के साथ, इनके साथ पश्चिम बंगाल सरकार की और केंद्र की हमेशा लड़ाई रही। वामपंथियों के समय में भी यही स्थिति थी और ममता बनर्जी की सरकार में भी यही स्थिति रही।
जो प्रश्न आपने किया है कि अगले वर्ष अगर सत्ता परिवर्तन हो, चुनाव होता है, तो उसमें क्या तस्वीर सबसे बड़ी होगी? वो सबसे बड़ी तस्वीर होगी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए इस राज्य को निजात दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी सोफिया जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, दो बात कही कि केंद्र को पश्चिम बंगाल का सहयोग करना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। आज अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि कांग्रेस के समय में, जिस समय ममता बनर्जी उन सरकार के साथ में थी, वहां से उन्हें बंगाल को सिर्फ 2,20,000 करोड़ की राशि सहयोग के रूप में मिली, जबकि एनडीए सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 8,27,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन बंगाल के लिए किया गया है। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर बंगाल में आए, उन्होंने भी कहा कि यहां पर 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कहा गया था और यह 400 किलोमीटर सड़क तक नहीं बना सके। यहां पर विकास के नाम पे क्या है, पूरी दुनिया जानती है। आज यहां पर शिक्षक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आज अमित शाह जी ने एक सांस में कम से कम 25 घोटालों की फेहरिस्त पढ़ दी, और इतने बड़े बड़े घोटाले, इनके मंत्रियों के घर में क्या क्या नहीं मिलता है। और अभी 2 दिनों से बंगाल के लोग जानते हैं कि इनकी पार्टी के वीरभूम के एक कद्दावर नेता यहां पर एक पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार उनकी मां और उनकी पत्नी का लेकर के जिक्र करके उनको गालियां दे रहे हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर है। सिंदूर को लेकर के भी जो बयान जारी किया गया, वो यहाँ के सभ्य समाज को, बंगाल बड़ा ही सभ्य समाज रहा है बंगाल का, बंगाल में आज माताओं बहनों का जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और यहां पर सिंदूर को लेकर के भी यहां खिलवाड़ बना दिया गया, कहा गया कि सिंदूर बेचा जा रहा है। आज संदेश खाली की जो घटना हुई, हजारों महिलाओं ने आंदोलन किया। आरजीकर अस्पताल के अंदर में एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, उस पर भी देखिए कि इतना सब कुछ बचाव करना, अपने लोगों को ढकने की कोशिश, अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश, इन सारी चीजों से अगर बंगाल का अधोपतन अब भी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में बंगाल किस पूरी स्थिति में जाएगा कहना मुश्किल है। सोफिया जी ने अभी एक शब्द बहुत ईमानदारी से कहा, मैं सैल्यूट करता हूं, कि घुसपैठ का जिक्र भी उन्होंने किया है। बंगाल के अंदर में घुसपैठ जो है आसानी के साथ में बांग्लादेश की सीमा से हो रहा है। हजारों नहीं बल्कि अगर बंगाल वामपंथी शासन से भी जोड़कर देखें, और भारती मैडम तो पुलिस ऑफिसर रही हैं, मुझे लगता है कि बांग्लादेश से लाखों लोगों ने यहां पर घुसपैठ की होगी। सामान्य धनराशि का अगर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को आप भुगतान कर दीजिए, आपको यहां पर प्रवेश मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है और सारी सुविधाएं की जाती हैं और वो बाकायदा वोट करते हैं। और ये सारे के सारे लोग जो हैं बांग्लादेशी मुस्लिम समाज से आते हैं। कई जिलों में जो बांग्लादेश बॉर्डर के कई जिले हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। मुर्शिदाबाद की भी अगर आप बात कर ले, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और पुलिस मंत्री स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वे स्वयं महिला भी हैं। महिलाओं पर अत्याचार और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा प्रश्न बनकर उठेगी, और जो पार्टी उन्हें सुरक्षा की गारंटी देगी, मुझे लगता है उसी पार्टी को आने वाले दिनों में जनता का समर्थन प्राप्त होगा। सोफिया जी, ये विडंबना कहीं पार्टी में या आप जैसे नेता लोग, महिला नेता जो हैं, कसक नहीं होती आप लोगों को, कहीं कचोटती नहीं है ये बात कि महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं अदालतों में, वो साबित भी हो रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं कि टीएमसी सुरक्षा नहीं दे पा रही है महिलाओं को। आरजी कार मामला हमारे सामने है। सोफिया जी, तो बड़ी विडंबना है कि बंगाल में जो छवि है, मैं खुद एक महिला हूँ, बंगाल में रहती हूँ, बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। देखिए, पूरे देश में अगर हम बात करें, मैं नहीं कहती 0% महिलाओं के खिलाफ कहीं भी ऐसा कोई भी जगह नहीं हिंदुस्तान में, दुर्भाग्यपूर्ण, जहां पर 0% रेप के केसेस हों। नहीं कहती बंगाल में, सही कह रहे हैं आप सोफिया जी, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। लेकिन परसेंटेज अगर हम तुलना करते हैं, तो अगर आप तुलना कीजिए अन्य राज्यों से, खासकर डबल इंजन की जो सरकार है बिहार और यूपी में, वहां के तुलना से अगर हम देखेंगे तो बंगाल में आज भी एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कलकत्ता इज द सेफेस्ट तो है ही, सबसे ज्यादा सुरक्षित। चलिए, आंकड़ों के लिहाज से आप जो कह रही हैं वो सही होगा। नहीं सोफिया जी, वो बात सही है, लेकिन यहाँ चिंता क्यों हो रही है? चिंता या सवाल इस वजह से हो रहे हैं। सोफिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं इसी मुद्दे पर आपसे जवाब चाहती हूँ। नहीं जा सकती है, लेकिन सोफिया जी, मेरा सवाल, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रही हूँ। सोफिया जी, मेरा सवाल ये है, आप सही कह रही हैं कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं वो देश भर में हो रही हैं, विभिन्न राज्यों में भी हो रही हैं। आंकड़ों के लिहाज भी, आंकड़ों की तस्वीर अपनी कहानी बयां भी करती है,
लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें जो टीएमसी के नेताओं के नाम आते हैं, स्थानीय नेताओं के नाम आते हैं, और उनके नाम आने के बाद, साबित होने के बाद भी अगर टीएमसी की ओर से एक्शन नहीं उठाया जाता, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप पिछले बहुत सारे देखिए, जो लोग भी चोर होते हैं, जो लोग भी बदमाश होते हैं या रेपिस्ट होते हैं, वो इंडिविजुअल तौर पर होते हैं। मामला जब क्लियर हो जाता है, जब उनके ऊपर अपराध साबित हो जाता है, आप इस बात को ना स्वीकार कर रही हैं। टीएमसी से जुड़े हुए लोग, टीएमसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ममता सरकार ने खारिज किया है। इससे पहले आप पार्थो को देख लीजिए, उसके बाद शाहजहां शेख है, उनको लेकर जो विवाद हुआ था, वो भी तब शेख कोई एमएलए कानून के द्वारा हड़काए जाने के बाद। भारती जी को यहाँ पे चर्चा में लाना चाहूंगी। मेरी पूरी बातों को खत्म करने दीजिए। चलिए, आप खत्म करिए, फिर मैं भारती जी के पास आती हूँ। देखिए, जब साबित हो जाता है, जब साबित हो जाता है, भारती जी एक मिनट, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। दूसरे जो पार्टी है, क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं है जो लोग, जिन्होंने अभी आप देखिए, आए दिन सोशल मीडिया हम खोलते हैं तो नजर आता है, कुछ दिन पहले ही अश्लील हरकत करते हुए भाजपा के लीडर अपनी पार्टी के कितने नेता हैं जिनका नाम आप गिना सकते हैं सोफिया जी, जिनके खिलाफ पुलिस के साथ, पुलिस तो खैर आपके कंट्रोल में है, कुछ काम नहीं करते हैं आप लोगों के खिलाफ, लेकिन अदालत में साबित हुआ है। दोहराना चाहती हूँ, कई बार आपके डिबेट में बोल चुकी हूँ, मणिपुर में महिलाओं की जो दुर्गति हुई, मुझे लगता है देश भर में पूरे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं गुजरा। ठीक है, ठीक है, वक्त थोड़ा कम है सोफिया जी, मैं आखिरी जवाब भारती जी से जरूर लेना चाहूंगी इस पर एक बार रिएक्शन। नहीं रोक सकते सोफिया जी, हमें मिलकर, हमें मतलब जितने भी पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं, आज जो देश आतंकवाद से और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अभी ये दौर आ गया है कि हम राजनीति को अलग करके राज्य और केंद्र सरकार को हाथ मिलाकर, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें इन सारी चीजों से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। जो दोषी हैं उनको कोर्ट सजा दे, जो दोषी हैं उनको, उनके जो भी पार्टी के जो लोग हैं वो उसमें से दरखास्त करें और उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मेरी सोफिया जी, आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात सामने रखी है। देखिए जी सोफिया जी, आपने अपनी बात बहुत स्पष्टता से सामने रखी है। सोफिया जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ममता बनर्जी भी आपकी सोच से स्वीकार करती हो इस चीज को, और राज्य की पुलिस भी आपकी इस बात को सुन रही हो, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेती है। लेकिन भारती घोष, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, तमाम आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी। सोफिया जी, भारती जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी यहाँ पे, वक्त थोड़ा कम है। सोफिया जी, आपने अपनी बात रखी है, भारती जी को अपनी बात रखने दीजिए। आवाज सोचना और मुझे बोलने दीजिए, आपने इतना देर तक बोला है। एक मिनट सोफिया जी, आप सोफिया जी का माइक बंद करिए, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए प्लीज, भारती जी की आवाज आए। सोफिया जी, आपने अपनी बात कह डाली, प्लीज अब हम चाहेंगे कि भारती जी भी अपनी बात रखें। भारती जी सुनिए, एक ही स्टेट है वेस्ट बंगाल जहां पे लोग रास्ते पे उतर के आए थे, रात दखल हुआ था, मींस टेकिंग ओवर द नाइट by lakhs and lakhs of women, लाखों औरत। आरजी कौर अस्पताल के कांड के बाद, आरजी कौर एक अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, जिसका अंदर में सिक्योरिटी होना चाहिए। जो डॉक्टर आज उनका साथ जो हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो डॉक्टर का उम्र 30 साल के आसपास थे। इतना शिक्षित एक महिला डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अंदर में रेप हो गया, मर्डर हो गया, और प्राइम सस्पेक्ट हुआ था एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जो टीएमसी का क्लोज एसोसिएट था। संदेश खाली देखिए, शेख शाहजहां टीएमसी का एक बड़े नेता। हाशखाली देखिए, जहां पर हाईकोर्ट का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया था गैंग रेप एंड मर्डर, जो एक्यूज था वो टीएमसी का नेता का बेटा था। आप देखिए, सारा जगह में, होल बंगाल में जब ऐसा रेप मर्डर होते रहा है तो महिला कैसे सुरक्षित है? और ऐसा एक राज्य आप दिखाइए जहां पर महिला ने, लाखों महिला रास्ते पे उतर के आया और बोला कि गवर्नमेंट और सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए रात को हम कंट्रोल अपने ग्रिप में ले लेंगे, रात को कंट्रोल करेंगे अपनी। जी भारती जी, यही कारण है कि आज गृह मंत्री ने ये चुनौती भी सामने रखी कि हिंसा को छोड़कर ममता बनर्जी अगर चुनाव में सामने आती हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन
इसका जवाब जनता देगी, इसकी जवाब जनता देगी। लेकिन आज पुलिस निर्भर है, पुलिस निर्भर। आप एक दिन के लिए पुलिस वेस्ट बंगाल से हटा दीजिए और देखिए बंगाल में क्या होता है। उसका जो मिनिमम ये है वो भी जमानत बाजेयाप्त हो जाएगा। उसको वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जीते। तो ओनली पुलिस फोर्स इज बिकमिंग अ पुलिस लेड गवर्नमेंट। ये सिविल गवर्नमेंट और गणतंत्र से आगे आके ये पुलिस लेड गवर्नमेंट बन गया। ये जो बोल रहा है, चलिए ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आम जन भारती जी ने कहा है ओपनली कि हम वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता। आपका जो होता है अंधेरा में होता है, अंधेरा में ही गुम हो जाते हैं। कोई रिकॉर्ड कितना रेप होता है, कितना मर्डर होता है, कितना दलित लड़की मर्डर होता है, कितना माइनर ट्राइबल गर्ल्स रेप मर्डर होता है, उनका डेटा एनसीआरबी पे जाता नहीं है। एनसीआरबी ने ऑफिशियली कहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप से हमको डेटा। चलिए भारती जी, यही तमाम वो आंकड़े हैं, ये वो तथ्य हैं जिनको हम कटु सत्य कह सकते हैं, जिनकी वजह से भाजपा आज टीएमसी पर हमलावर है। लेकिन 2026 की एक चुनौती है जो सभी दलों के सामने है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण खबर में वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली में 81वां IATA सम्मेलन शुरू हो रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस आयोजन की मेजबानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद भारत में पहली बार हो रहा है। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEOs और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें CEO, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the third largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की नीतियों को उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान एक रणनीतिक प्रयास के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, UK, मलेशिया और स्पेन में है। और जानकारी इस रिपोर्ट में। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन में जुटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर है, जहां वो विभिन्न नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मजबूती से रख रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। दल के सदस्य AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवाद के प्रमुख प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने के रवैये पर सवाल उठाया। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है दैट इज ऑन लोन ओनली, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। टेररिज्म हैज इमिनेटेड फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री एंड they have patronized them, they have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. इसी कड़ी में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में लंदन में उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आतंकवाद के खिलाफ स्वर मुखर किया। प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। दल के प्रमुख संजय कुमार झा ने कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में मजबूती के साथ बेनकाब कर रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation. The message should go, the entire country is one. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country. In this, you are seeing us here. वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का छठा ग्रुप मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की
और उनसे बातचीत की। वहीं कोलंबिया में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। भारत के ये सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पे वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज नाइट। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद खबर अर्थ जगत से। उम्मीद से बेहतर जीडीपी डेटा आने के बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर आई है। मई में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह उछाल अप्रैल में रिकॉर्ड हाई कलेक्शन के बाद आया है, जब रेवेन्यू ने 2.37 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया था। मई में घरेलू लेन देन से ग्रॉस रेवेन्यू 13.7% बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व 25.2% बढ़कर 51,266 करोड़ रुपए रहा। मई में ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू 35,434 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,902 करोड़ और इंटीग्रेटेड जीएसटी लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए रहा। सेस से राजस्व 12,879 करोड़ रुपए रहा, तो मई 2024 में यही कलेक्शन 1,72,739 करोड़ रुपए था। इसके अलावा नेट जीएसटी कलेक्शन लगभग 1,74,000 करोड़ रहा, जो साल दर साल के आधार पर 20.4% की वृद्धि दिखाता है। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। मानवता के खिलाफ कथित अपराध से जुड़े आरोपों में यह वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गुलाम मार्तुजा की अध्यक्षता वाली आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने हसीना, असदुज्जमा और पूर्व पुलिस जनरल आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद ये आदेश पारित किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार आईसीटी ने मामले में मामून को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद बात मौसम की। देश के पूर्वोत्तर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे वक्त में राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में दिन रात लगी हुई है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया कि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। आईएमडी ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो, डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते हो नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया, तो वहाँ पर आ जाए पहले। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया। इस बीच राज्य के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तरी सिक्किम के दजोंगो क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मानगांग जिले में 1400 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद कुछ लोगों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग और सुबनसिरी में 2 अलग अलग भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लांगतलाई, कोलासिब, आइजोल में भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मणिपुर में इंफाल नदी में 3 स्थानों पर दरारें आ गईं, जिससे इंफाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में फिलहाल यह वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 2001 से हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को स्वीकार किया जा सके और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाया जा सके। भारत 1998 से ही दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी पिछले दशक में 48% बढ़ी है।
डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान देता है। एक उद्योग के रूप में यह 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन हैं। डेयरी क्षेत्र भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने डेयरी सहकारी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लगभग 22 दुग्ध संघ, 240 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 24 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं। ये संगठन लगभग 2,30,000 गांवों को कवर करते हैं और 18 मिलियन डेयरी किसान इसके सदस्य हैं। विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। भारत के डेयरी उद्योग का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है, जिसमें 35% महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों में भाग लेती हैं। देश भर में ग्रामीण स्तर पर 48,000 महिला डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ भारत को आने वाले दशकों में दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण में अपनी वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए बजट में संशोधित वृद्धि का उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाना भी है। किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ साथ ग्रामीण आय और विकास को बढ़ाने के लिए डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी कई अन्य निधियों और योजनाओं से उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और व्यक्तियों के लिए पूंजी ऋण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मेघना देव और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, इसके 25वें संस्करण का आज पूरे भारत में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजन किया गया। ये विशेष संस्करण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को समर्पित था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में विशेष संस्करण का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर सबा करीम, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान सरिता मोर और बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी ने भी हिस्सा लेकर भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का जश्न मनाया। 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है। 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है। ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। और अब न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखें ये खबरें फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 सक्रिय हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में से 2 पर 8-8 लाख रुपए जबकि 1 पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
यूपी के आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती महज घटना नहीं है, बल्कि हम सबके लिए जीवन दर्शन है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल घटना उस वक्त घटी जब IIT कमांड के पास एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की चपेट में आए सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने मिजोरम में बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने आइजोल चंपई राजमार्ग पर 9.72 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दवाओं की कीमत लगभग 9.72 करोड़ रुपए आकी गई है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर दिए गए भाषणों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत की विस्तृत संस्कृति और सभ्यता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की।